तो आज हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट्सएप की, जो कि है आपका सिस्टम डिज़ाइन सीरीज़ का पार्ट 2। ठीक है, तो वही मैंने बताया, सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे। हम फीचर्स निकालेंगे, जिन फीचर्स पे हम बेसिकली, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि कोई भी बंदा पूरा व्हाट्सएप डिज़ाइन नहीं कर सकता, बिकॉज नॉर्मल सिस्टम डिज़ाइन का जो इंटरव्यू राउंड है ना, वो 40 मिनट्स का होता है आपके पास। तो 40 मिनट में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर चीज़ कवर करो। तो आप इंटरव्यूवर से कुछ फ़ीचर्स पूछ लेते हो या आप खुद लिख लेते हो कि मैं किस किस के बारे में बात करूँ। तो इंटरव्यूअर आपको बता देता है कि आपने ये बोलना है, ठीक है, इसी के बारे में बात करनी। तो मैंने भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं, जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, वो यहाँ पे लिखे हैं। उनमें एक मैसेजिंग है, यानी कि आपकी जो रियल टाइम मैसेजिंग है जो आप एक दूसरे को करते हैं। दूसरा डबल टिक्स है कि जब आप मैसेज सेंड करते हो तो वो सिंगल टिक होता है, फिर वो डबल टिक में कन्वर्ट होता है जब वो सेंड हो जाता है, और फिर वो डबल टिक कलर्ड हो जाता है जब वो सीन हो जाता है ना। तो ये डबल टिक्स कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट सीन जो आप देखते हो, आपको प्रोफाइल पे शो होता है लास्ट सीन, और कुछ लोगों का नहीं भी होता, जिन लोगों ने प्राइवेसी इनेबल की होती है लास्ट सीन को नहीं दिखाया होता। तो ये लास्ट सीन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो व्हाट्सएप का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, जिसको लोग सही तरह से नहीं समझते। लोग अभी भी समझते हैं कि व्हाट्सएप हेडक्वार्टर्स आपके मैसेजेस पढ़ सकते हैं, अब कैसा नहीं होता। तो ये मैं आपको बताऊंगा एंड टू एंड इनक्रिप्शन के अंदर। फिर हम बात करेंगे मीडिया की, जो कि आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो आप अपलोड करते हो व्हाट्सएप पे। तो आपने देखा होगा, अगर आपकी 2 MB की फ़ोटो आपने अपलोड की है व्हाट्सएप पे, किसी को सेंड की है, तो वो डी रेजोल्यूट होके ऑटोमेटिकली 100 किलोबाइट्स या 200 किलोबाइट्स, यानी कि बेसिकली कंप्रेस कर दी जाती है। तो ये व्हाट्सएप कैसे करता है स्केल के ऊपर। उसके बाद ऑडियो एंड वीडियो चैट कैसे मैनेज करता है। बेसिकली जब आप ऑडियो कॉल करते हो किसी को, जब वीडियो कॉल करते हो ना आप, तो वो व्हाट्सएप स्केल पे कैसे मैनेज करता है, सही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब इस डिज़ाइन की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, मैंने आपको बताया था कि ये डिज़ाइन स्केलेबल होना चाहिए, रेजिलिएंट होना चाहिए, यानी कि फॉल्ट टॉलरेंट होना चाहिए, इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कोई ना हो, सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। अब सारी बात है, अगर चैट एप्लीकेशन और वो सिक्योर नहीं है तो उसका फ़ायदा ही नहीं है ना। और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, बिकॉज व्हाट्सएप फ्री है, आप लोग फ्री में इस्तेमाल करते हो। तो ऐप को फ्री रखने के लिए आपको कॉस्ट बचानी पड़ेगी, सर्वर साइड की और बाकी चीज़ों की। जितनी ज़्यादा आप कॉस्ट बचा सकते हो उतनी आपको बचानी है, ठीक है, ताकि आप सर्विस को फ्री रख सको। या आप बिल्कुल इस तरह समझो कि आप अपना एक मैसेंजर बनाने लगे और आप सोच रहे हो कि मैंने कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, बिकॉज मुझे मैसेंजर को फ्री रखना है सबके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप किसी भी मैसेजिंग सिस्टम का जहन में सोचते हो ना, तो सबसे पहला ख्याल आपके पास यही आता है कि एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, ठीक है ना। तो सेंडर और रिसीवर जो है ना, उसमें जो सेंडर है वो मैसेज सेंड करेगा और जो रिसीवर है ना वो रिसीव करेगा। तो अगर हम उसको नॉर्मली एक तरीके से डिज़ाइन करें ना, तो मैं अगर यहाँ पे 2 फ़ोन्स बनाऊँ, एक सेकंड दो ज़रा मुझे। तो यहाँ पे आपके पास ना मोबाइल होगा, सो लेट्स से ये आपके पास एक फ़ोन है, ठीक है जी, इस पर व्हाट्सएप चलेगा नहीं, सॉरी। तो यहाँ पे ये लेते हैं, इस तरह से ज़रा नया फ़ोन लग रहा है। तो आपके पास एक सेंडर है और एक रिसीवर है, तो ये 2 लोग आपके पास हैं, ठीक है। तो ये सेंडर और एक रिसीवर है। तो ये एक दूसरे को मैसेज सेंड करना चाहते हैं। लेट्स से इसका नाम एलिस है, इसका नाम बॉब है, ठीक है, हम एलिस और बॉब इसका नाम रख लेते हैं। तो बॉब मैसेज सेंड करेगा, ठीक है, एलिस को। लेकिन अब बात यह है कि वेब में डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस कि ये पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन हो या ये ब्लॉकचेन हो, ठीक है। ब्लॉकचेन में आपके पास पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन विस्पर प्रोटोकॉल के थ्रू अवेलेबल। अगर आपने विस्पर के बारे में पढ़ा हो, ब्लॉकचेन का प्रोटोकॉल ऐसे विस्पर कहते हैं। तो विस्पर प्रोटोकॉल आपको अलाउ करता है कि आप पीयर टू पीयर चैट इंप्लीमेंट कर सकते हो विदाउट सर्वर के ना। लेकिन वेब में, क्योंकि वेब सेंट्रलाइज्ड है, वेब 2.0 में हम रहते हैं, वेब सेंट्रलाइज्ड होने का मतलब जो होता है कि हर चीज़ एक सेंट्रल सर्वर से होके जाती है आपके पास, ठीक है। हर सिस्टम एक सेंट्रल सर्वर के ऊपर डिप्लॉयड है। तो वही बात है, यहाँ पे हमें एक सर्वर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सर्वर बनाएंगे, यहाँ पे एक सर्वर है नॉर्मल, ठीक है। या फिर लेट से इसको हम एक ना वेब सर्वर बनाते हैं। तो ये आपके पास वेब सर्वर है, ठीक है। तो 2 लोग आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं और उनका जो आपस में इंटरमीडिएट है वो है वेब सर्वर। अब ये व्हाट्सएप का वेब सर्वर है, यानी कि व्हाट्सएप हेडक्वार्टर्स जो भी आप कहना चाहो, ये व्हाट्सएप का वेब सर्वर जो कि आपकी चैट को प्रोसेस करेगा। तो अब अगर यहाँ पे सिंपल सा डिज़ाइन बनाया जाए ना, तो आप सिंपल सा ये कह सकते हो कि इसने मैसेज सेंड किया सर्वर को, ठीक है। अब वो सर्वर ने स्टोर कर लिया और इसने इसको यहाँ से गेट कर लिया। सिंपल, यानी कि आसान लफ्ज़ों में अगर आप इसको डिज़ाइन करो तो ये इस तरह से बनता है कि इस यानी कि बॉब ने, इसका हम नाम रख लेते हैं बॉब, ताकि बाद में आपको ना रेफरेंसिंग करना आसान हो। तो बॉब ने मैसेज सेंड किया, वो आपके सर्वर के पास गया,
और वो बेसिकली एलिस के पास कैसे जाएगा कि एलिस उसे गेट करे। पर आपको पता है ना कि चैट इस तरह से काम नहीं करती, ठीक है। चैट काम करती है रियल टाइम में, जैसे आपने मैसेज सेंड किया उसी वक्त वो एलिस को मिल जाता है। अब पता क्या, मैं आपको बताऊँ मज़े की चीज़ क्या है कि आप अगर लोगों ने मेरी अगर टीसीपी की वीडियो देखी, जो मैंने आपको टीसीपी के बारे में बताया था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक है, और मैंने आपको एचटीटीपी के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली स्टेटफुल प्रोटोकॉल है, दोनों साइड पे स्टेट मेंटेन होती है। याद है ना, मैंने आपको बताया था कि इसमें काफ़ी कुछ होता है आपके पास, जिसमें आप हेडर्स को स्टोर कर रहे होते हो, फिर आप कंजेशन कंट्रोल अप्लाई कर रहे होते हो। तो एक नॉर्मल टीसीपी कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने में आपको 3 रिक्वेस्ट लगती हैं, यानी कि 3 हैंडशेक्स होते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है ये, लाइक बॉब जो है वो पहले सिंक्रोनस हैंडशेक यानी कि सिंक हैंडशेक सेंड करेगा आपके सर्वर को। सर्वर उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि मुझे तुम्हारा ये सिग्नल मिल गया है, तो अब हम कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर वो वापस एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है सर्वर को, ठीक है मुझे एक्सेप्ट है, तो दोनों का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। अब आपको पता है व्हाट्सएप आप एक वक्त में बंद करते हो, आप फिर चलाते हो, बंद करते हो फिर चलाते हो। तो अगर आप सोचो कि ये टीसीपी कनेक्शंस होते, वैसे हैं टीसीपी कनेक्शंस ही, मैं भी आपको दिखाऊंगा व्हाट्सएप का ब्लॉग, और मैं दिखाऊंगा कि ये इंजीनियरिंग मार्वल है व्हाट्सएप, ठीक है ना, एक अपने दौर का, जिस दौर में बिल्कुल इंजीनियर्स अभी नए नए थे, उस दौर में व्हाट्सएप ऐसी क्रिएशन करना ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। और व्हाट्सएप कोई चैट एप्लीकेशन नहीं थी, ये एक स्टोरी शेयरिंग प्लेटफॉर्म था। बेसिकली लोग इसके ऊपर जो आज ट्विटर है ना, आप समझो व्हाट्सएप अपने अर्ली डेज़ में ट्विटर ही था, जिस पे लोग ना स्टेटस शेयर करते थे कि वो क्या कर रहे हैं उस वक्त, ठीक है। स्टोरीज शेयर करते थे छोटी छोटी, जो कि 24 आवर्स बाद ख़त्म हो जाती थी। जो कि आज व्हाट्सएप का स्टोरी फीचर आप देखते हो, वो इनिशियली व्हाट्सएप वही था, इसमें चैट वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, ये सब कुछ बाद में आया। तो अब क्या होता है, आप देखो आपके पास एक सेंट्रल सर्वर है, बॉब ने मैसेज सेंड किया सर्वर को और आपने एलिस ने वो पिक कर, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज कोई भी मैकेनिज़्म डायरेक्टली ऐसा नहीं जो कि सर्वर एलिस के साथ कनेक्ट कर सके डायरेक्टली जैसे ही बॉब उसे मैसेज सेंड करे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हो, या एक कह लो आप एक इम्प्लीमेंटेशन है वेब की ही, एपीआईज़ की ही है एपीआई, लेकिन उससे हम कहते हैं वेब सॉकेट्स। अगर आप लोगों ने कभी चैट एप्लीकेशन डेवलप की हो तो वेब सॉकेट्स का आपको पता होगा। वेब सॉकेट जो है वो मल्टी ड्यूप्लेक्स कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। इसका मतलब क्या होता है, वंस अ कनेक्शन इस्टेब्लिश इट विल ऑलवेज बी ओपन। जब भी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है दो पार्टीज़ के दरमियान में, वो हमेशा ओपन रहता है कनेक्शंस के लिए। लेट्स से बॉब और एलिस दोनों व्हाट्सएप से कनेक्टेड हैं सर्वर के साथ, ठीक है। तो जैसे ही बॉब मैसेज सेंड करेगा ना एलिस के लिए, ठीक है, तो एलिस को फ़ौरन व्हाट्सएप का जो सर्वर है वो बता देगा कि आपको मैसेज रिसीव होगा थ्रू वेब सॉकेट। अब क्या होता है, वेब सॉकेट एक एपीआई होती है। लेट्स से हम इमेजिन करते हैं कि हमारे सिस्टम डिज़ाइन में हमने एक एपीआई लिखी है जो कि वेब सॉकेट बेस्ड है, जो कि आपके एलिस को मैसेज सेंड करती है, किसका, बॉब का। क्योंकि मैंने आपको बताया HTTP के अंदर सर्वर डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता क्लाइंट के साथ। आपने क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल पढ़ा है ना, या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो मैंने आपको बताया था बहुत अर्ली डेज़ में, जब हमने बैक एंड इंजीनियरिंग शो स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर उसको वापस रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन मैंने कहीं भी ये नहीं बोला था कि सर्वर वापस किसी और क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हम यहाँ पे ये अचीव करना चाहते हैं कि बॉब ने मैसेज सेंड किया एलिस के लिए, तो व्हाट्सएप का सर्वर बॉब को तो रिप्लाई करेगा ही करेगा, ठीक है, लेकिन वो साथ एलिस को भी बताएगा कि मैसेज आ गया। जिस तरह व्हाट्सएप काम करता है, आप अगर 2 मोबाइल अपने साथ रखो, मैसेज सेंड करो तो उसी वक्त आपके दूसरे मोबाइल पे मैसेज आता है, कोई डिले नहीं आता। तो ये चीज़ अब अचीवेबल नहीं है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में HTTP के साथ, नॉर्मल वेब API के साथ। तो आप क्या करते हो, आप जो API इसमें लिखते हो वो कि वेब सॉकेट की API होती है। तो वेब सॉकेट्स को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने किसी भी किस्म का रियल टाइम सिस्टम बनाना है, कुछ भी रियल टाइम में कर रहे हो, फिर चाहे वो मैप्स हैं, ठीक है, या वो चैट है, कोई भी चीज़ जो रियल टाइम में हो रही है ना, वो वेब सॉकेट्स की ही इम्प्लीमेंटेशन है। अब वेब सॉकेट्स की भी कई सारी इम्प्लीमेंटेशन हैं, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझो कि आपके पास एक API है जो कि वेब सॉकेट बेस्ड है। अब ये API आप कहीं पे भी होस्ट कर सकते हो, आप EC2 इंस्टेंस, तो हम यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं फ़िलहाल कि हमारी API जो है वो एक Amazon EC2 इंस्टेंस के ऊपर पड़ी हुई AWS की, ठीक है। तो AWS EC2 इंस्टेंस, आप इसको, अब यहाँ पे आपसे इंटरव्यूअर आपको ना रोक के पूछ सकता है कि वाई EC2 इंस्टेंस क्यों, आप कुछ और क्यों इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप उससे बता सकते हो कि ये चॉइस है, लाइक ये बैक एंड चॉइस है, हर बंदे की अपनी अपनी हो सकती है। आप चाहो तो इसकी जगह लैम्डा इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, लैम्डा फंक्शन यानी कि सर्वलेस। आप चाहो तो EKS या ECS इस्तेमाल कर सकते हो, जो इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस है, इलास्टिक कंटेनर सर्विस है AWS की, ठीक है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म जो कि वेब API जिससे बनाई जा सकती हैं, आप उससे बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मसला क्या आता है कि ये जो व्हाट्सएप का सर्वर है, इसको आपने
ये कैसे पता चलाएगा कि इसको मैसेजेस सीक्वेंस में मिल रहे हैं? कभी कभी आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा, आप मैसेज सेंड करते हो तो वो 2 सेंड हो जाते हैं एकदम, आपको स्क्रीन पे 2 शो होते हैं, लेकिन जैसे ही आप बैक जाके वापस अपने पेज पे आते हो वो एक ही होता है, 2 नहीं होते। तो वो जो आपको 2 शो होते हैं वो ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना, वो कभी कभी अब होता क्या है जो बाहर से नज़र आता है वो ये है कि बॉब जब मैसेज सेंड करता है तो वो डायरेक्टली इसके पास नहीं जाता। ठीक है, उसकी वजह है, मैं आपको वजह बताता हूँ। तो यहाँ हम इस कनेक्शन को तोड़ेंगे। आपके पास यहाँ पे ना एक क्यू होती है, ठीक है, तो हम इसको क्यू बना लेते हैं। ठीक है, बॉब मैसेज सेंड करता है क्यू के अंदर। ठीक है, जो आपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा अपनी यूनिवर्सिटी में, उसकी ज़रा इंपॉर्टेंस अब आप देख लो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्यू होती है। ठीक है, और हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे पास ये SQS की क्यू है, बिकॉज हम सब कुछ AWS पे बना रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे SQS के अंदर बना रहे हैं, QUE। ठीक है, SQS की क्यू है। अमेज़ॉन SQS का मैंने आपको बताया था, ये अमेज़ॉन की क्यू सिस्टम है, हाईली अवेलेबल, हाईली रिजिलियंट, सिक्योर और कॉस्ट इफेक्टिव है, बिकॉज ये सर्वरलेस है। ठीक है, SQS इज सर्वरलेस सर्विस, ये सारी सर्वरलेस सर्विसेज हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सिवाय EC2 के। EC2 की कॉस्ट को भी हम रिड्यूस करेंगे, लेकिन अभी वो बाद में, पहले हम चलते हैं SQS के ऊपर। तो क्या होता है, मैसेज जो है वो आता है यहाँ पे SQS क्यू के अंदर। अब यहाँ पे मज़े की चीज़ ये है कि जो SQS क्यू है ना, इसके आगे आप लोड बैलेंसर नहीं लगा सकते, बिकॉज आपने मैसेज को बैलेंस करना है। ठीक है, मैसेज तो मिलियंस भी आ सकते हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो का छोटा सा ग्लिम्स दिखाऊंगा जो कि मेटा इंजीनियरिंग वालों ने अपलोड की हुई है, मैं आपको उसका लिंक भी दूंगा। उसमें वो बंदा बताता है कि 1 सेकंड में कितने मैसेजेस प्रोसेस किए जाते हैं हमारे सर्वर्स के ऊपर। तो मैं भी आपको वीडियो लास्ट में दिखाऊंगा। अभी पहले ये समझो कि हमारे पास मसला ये है कि हमारे पास जो SQS क्यू है ना, इसके ऊपर आप लोड बैलेंसर नहीं लगा सकते, बिकॉज वो मल्टीपल रीजन्स में नहीं लग सकता। मल्टीपल रीजन्स का क्या मतलब है, AWS के ऊपर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, जिसको हम AZs कहते हैं। ठीक है ना, या अवेलेबिलिटी आप आसान लफ्ज़ों में समझो कि लेट से मेरे पास एक अवेलेबिलिटी जोन है, उसमें मेरी सर्विस चल रही है जो कि एक रीजन है, इस तरह दूसरा तीसरा। तो बाय डिफ़ॉल्ट AWS हर चीज़ को 3 अवेलेबिलिटी जोन में लेकर जाता है। लेट्स से अगर आपके पास एक फ़ाइल है जो आपने S3 में अपलोड की है, तो वो ऑटोमेटिकली 3 अवेलेबिलिटी जोन में रेप्लिकेट होती है। इसे कहते हैं रिजिलियंसी। ठीक है, कि वो डेटा कभी लॉस्ट नहीं हो सकता। लेट्स से अगर एक अवेलेबिलिटी जोन में फ्लड आ गया, इस तरह कैलिफोर्निया कभी कभी डूब जाता है US का पूरा, तो उससे बाकी चीज़ों पे ख़राबी नहीं पड़ेगी। AWS फ़ौरन उसको वापस रेप्लिकेट कर देगा आपके उस अवेलेबिलिटी जोन में जहाँ से वो ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पे छोटा सा मैं मसला ये इंटरव्यू में पूछ सकता है कि SQS को आप लोड बैलेंस कैसे करोगे। तो इससे पहले आप लोड बैलेंसर नहीं लगा सकते। उसकी वजह क्या है कि जो आपका सर्वर है ये एक नहीं है, ये 3 है। 3 क्यों है? 3 अवेलेबिलिटी जोन है, तो तीनों के लिए आपके पास डिफरेंट EC2 इंस्टेंसेस होने चाहिए ताकि आप बड़े लोड को बैलेंस कर सको सिंपली। ठीक है, ये सिस्टम डिज़ाइन का एक पार्ट है कि आपके पास बैकअप्स होने चाहिए। तो लेट्स से ये आपका पास एक बैक है, ये आपका बेसिकली बैक एंड सर्वर है और ये एक EC2 की इंस्टेंस है। मैं अभी यहाँ पे EC2 लेके चल रहा हूँ, सारा कुछ आप चाहो तो लैम्डा ले सकते हो। तो ये बेसिकली सारी की सारी क्या है, EC2 की इंस्टेंसेस हैं, AWS EC2 की। और ये तीनों की तीनों 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में हैं। तो अब इससे पहले आपसे मेरा छोटा सा क्वेश्चन, अगर आपने AWS थोड़ा सा पढ़ा है तो मुझे बताओ कि लोड बैलेंसर तो नहीं लग सकता, तो हम इसके आगे क्या लगा सकते हैं? तो जो आंसर देगा वो आज जीत जाएगा। तो बताओ मुझे, चैट में कोई बता सकता है? मैंने आपको बताया लोड बैलेंसर नहीं लगा सकते, बिकॉज लोड बैलेंसर बाय डिफ़ॉल्ट 3 इस अवेलेबिलिटी जोन्स में रेप्लिकेट नहीं कर सकता रिक्वेस्ट को, वो एक ही अवेलेबिलिटी जोन में रहेगा लोड बैलेंसर जो होता है, जिसको इलास्टिक लोड बैलेंसर कहते हैं AWS के अंदर। तो आपको क्या लगता है हम इसके आगे क्या लगा सकते हैं जो कि लोड बैलेंसर का काम भी करे, लेकिन साथ में अब वो रेजिलियंट भी हो और साथ 3 अवेलेबिलिटी जोन्स तक लेके जाए? तो क्या हो सकता है, बताओ ज़रा, पता है किसी को? ये एक नॉर्मल इंटरव्यू का क्वेश्चन है AWS में। अगर आप जाओ कल, या वैसे अगर आप अप्लाई करो बैकएंड या डेवऑप्स के लिए, तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि अगर आपने मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में चीज़ को करना हो लोड बैलेंस, तो आप कैसे करोगे? तो बताओ, किसी को पता है? अगर नहीं पता तो नो लिख दिया करो ताकि फिर मैं बता दूँ खुद ही, वरना मैं इंतज़ार करता रहता हूँ कि कोई बताएगा। चलो सही है। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, नहीं यहाँ पे आप लोग देखो, वैसे आपने सर्विस का नाम सुना हुआ है, लेकिन वही बात है ना कि आपने केस स्टडीज़ कभी पढ़ी नहीं है। तो जब तक आप केस स्टडी नहीं पढ़ते ना, आप कभी भी रियल इंटरव्यूज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे AWS का एक सर्विस है, बहुत पॉपुलर सर्विस है, मैं भी यहाँ पे लिखूँगा, आपको समझ आ जाएगा। उसका नाम है API गेटवे। API गेटवे ऑटोमेटिक लोड बैलेंसर के तौर पर काम कर सकता है इनटू मल्टीपल रीजन्स। ठीक है, या आप किसी भी रीजन में आप इस लोड बैलेंसर को, बेसिकली ये एक लोड बैलेंसर ही होता है टेक्निकली, आप इसके रूल सेट करके और इसको
कॉन्फ़िगर कर सकते हो ताकि ये आपको मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में सर्विस दे सकता है। तो आपने क्या किया, आपने API गेटवे को अटैच कर दिया SQS के आगे, यानी कि क्यू के आगे, सही है। तो इसे हम छोटा कर लेते हैं। अब क्या हुआ कि आपका जो API गेटवे है ये अटैच हो गया SQS क्यू के आगे। तो अब जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है ना, वो आपके API गेटवे से लोड बैलेंस होके आती है ऑटोमेटिकली, ताकि आपकी क्यू पे फ़र्क ना पड़े। अब यहाँ पे बेसिकली इम्प्लीमेंट करने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि लेट से अगर कोई मैसेज प्रोसेस नहीं होता, ठीक है, इसको ना मुझे और छोटा करने दो, यहाँ पे ना, अच्छा, अब लेट से कोई मैसेज अगर प्रोसेस नहीं होता तो आप क्या करोगे, AWS, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि लेट से कोई मैसेज प्रोसेस नहीं हो पाता प्रॉपरली, EC2 इंस्टेंस को प्रॉपरली इनपुट लेके प्रोसेस नहीं कर पाती, तो उस मैसेज के साथ क्या होगा, चलो बताओ। ये भी एक नॉर्मल इंटरव्यू क्वेश्चन है कि अगर आपके पास क्यू के अंदर कोई मैसेज किया है और उसको SQS जो है वो प्रॉपरली नहीं मैप कर पाई इंस्टेंस पे, या इंस्टेंस के पास जाने के बाद भी वो प्रॉपरली आप उसे प्रोसेस नहीं कर पाया जो आप करना चाह रहे थे, तो वो मैसेज कहाँ जाएगा, बिकॉज मैसेज तो जाना है ना, मैसेज तो डिलीवर होके रहना है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, ये भी बताओ। ये भी एक AWS का क्वेश्चन है, बैक एंड इंजीनियर का क्वेश्चन है। नहीं, क्यू में वापस नहीं जा सकता। अगर आपने क्यू का डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपको पता होगा ये बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होती है, जो आया वो चला जाएगा, वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। आप क्यू में डाल तो सकते हो लेकिन निकाल नहीं सकते, यानी कि निकालने के बाद दोबारा डाल नहीं सकते, तो क्यू में वापस तो नहीं जा सकता। तो बताओ, अगर आपने AWS को डिटेल में पढ़ा है तो यहाँ आपको पता होगा। तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करते हो एक और वेटिंग क्यू, जिसको हम कहते हैं डेड लेटर क्यू, DL क्यू। AWS में कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपको AWS में जाकर दिखाऊँ भी, तो अगर आप SQS में जाओगे, Amazon SQS में, तो यहाँ पे आप जब भी क्यू क्रिएट करते हो ना, कोई भी क्यू आप क्रिएट करोगे ना, तो वहाँ पे क्यू क्रिएट करते वक्त ना आपको ऑप्शन दी जाती है कि आपने क्यू के साथ डेड लेटर क्यू अटैच करनी है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे जाओ, देखो दो तरह की क्यूज़ होती हैं, स्टैंडर्ड और FIFO। FIFO क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और स्टैंडर्ड होता है जो लीस्ट डिलीवरी होती है लेकिन फास्ट है ये। आप जब क्यू का नेम देते हो, यहाँ पे क्यू का नेम दोगे, यहाँ पे आप मैसेजेस की विजिबिलिटी टाइम आउट दोगे, और मैसेजेस कितने दिन क्यू में रखने हैं उसका टाइम आउट दोगे, कितने दिन में रखना है, 4 दिनों का टाइम होता है। डिलीवरी डिले 0 सेकंड्स के, मैसेज की डिलीवरी में डिले नहीं आना चाहिए, और मैक्सिमम मैसेज साइज़ आप दोगे, कितने मैक्सिमम साइज़ का मैसेज आप सेंड करना चाहते हो, और मैसेज जब रिसीव होगा तो उसका वेटिंग टाइम क्या रखना चाहते हो, 0 सेकंड्स ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा सिस्टम है जो कि जिसको आप कह लो कि EL बेसिकली कह लो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है, जो आप ETL पाइपलाइन बना रहे हो, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड की, जिसमें आपके मैसेजेस 2 दिन बाद प्रोसेस होने हैं, तो आप वहाँ पे ये टाइम सेट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। आप यहाँ पे 14 दिन का रिटेंशन रेट रख के चल सकते हो, और आप 12 घंटे भी विजिबिलिटी टाइम आउट दे सकते हो कि 12 घंटे तक मैसेज अवेलेबल रहेंगे क्यू के अंदर, ताकि जो हमारा बैच प्रोसेसिंग का सिस्टम है ना, वो मैसेजेस को गेट करके हमारी ETL पाइपलाइन को भेज सके। ये सारे जो ETL के प्रोसेसेस होते हैं ना, बड़ी बड़ी डेटा पाइपलाइंस होती हैं, बड़ी कंपनीज़ की इस तरह से काम करती हैं। लेकिन अभी आप नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको ये देखो ऑप्शन नज़र आ रही डेड लेटर क्यू की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने इतना बड़ा लिखा हुआ है, सेंड अनडिलीवर्ड मैसेजेस टू अ डेड लेटर क्यू। तो इस क्यू के जो हम ये क्यू क्रिएट करेंगे, इसके जितने भी अनडिलीवर्ड मैसेजेस होंगे जो किसी भी वजह से डिलीवर नहीं हो सके या प्रोसेस नहीं हो सके, तो वो डेड लेटर क्यू में चले जाएंगे, ठीक है। ये भी AWS का एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो आप सोचो अभी आपको कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है अगर आपको ये नहीं पता था तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे DL क्यू, यानी कि डेड लेटर क्यू। तो ये डेड लेटर क्यू करेगी, हर उस मैसेज को स्टोर करेगी जो कि आपके पास प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने इस सिस्टम को रेजिलिएंट बना लिया। पहले ही सिस्टम रेजिलिएंट नहीं था बिकॉज मैसेजेस लॉस्ट हो सकते थे, लेकिन अब ये सिस्टम रेजिलिएंट है, अब ये बेसिकली मैसेज लॉस्ट नहीं हो सकते। तो आपने एक और मसला हल कर लिया। अब आपने फंडामेंटल जो मैसेजिंग की चीज़ है वो तो सॉल्व कर दी है, ठीक है। आपके पास जब भी मैसेज आता है वो पहले API गेटवे के पास आता है, API गेटवे देखता है कौन सी इंस्टेंस और कौन, बेसिकली क्यू भी मल्टीपल होती हैं, एक क्यू नहीं होती, बहुत सारी क्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो वो देखता है कौन सी क्यू अवेलेबल है, क्योंकि लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर यही काम करता है कि वो देखता है कौन सी चीज़ अवेलेबल है, वहाँ पर उसे सेंड कर देता है। अगर क्यू उसको रिसीव नहीं करती, या अगर वो रिसीव करने के बाद EC2 इंस्टेंस को प्रोसेस नहीं कर पाती, कुछ भी होता है, तो वो DL क्यू यानी कि डेड लेटर क्यू में चला जाता है, जो कि इसके साथ अटैच की गई है, और बाद में ये प्रोसेस हो जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज ये DL क्यू उसके साथ ये अटैच है। तो डेड लेटर क्यू क्या करता है, ये यकीन दिलाता है कि आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है जिसमें पड़ी हुई वापस क्यू के अंदर भी जाएगी, सही है। तो DL क्यू बेसिकली आपकी मेन SQS के साथ अटैच होता है, ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DL क्यू अलग से क्यू तो होती है, लेकिन ये अटैच होती है आपकी SQS के साथ, जो आपकी मेन QS के साथ।
अब आपने क्या किया, अब एक चीज़ रह गई बहुत इंपॉर्टेंट कि मैसेजेस स्टोर कहाँ पे करने हैं। तो व्हाट्सएप के ना 2 स्टोरेज मैकेनिज़म्स हैं, अगर आपको पता हो तो। व्हाट्सएप का जो मेन प्राइमरी स्टोरेज है वो क्या है, मुझे बताओ, कौन बताएगा? व्हाट्सएप का मैसेजेस स्टोर करने का प्राइमरी स्टोरेज क्या है, बताओ, पता है किसी को? अभी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था एक डेटाबेस के बारे में, जो मैंने आपको कहा था कि इस्तेमाल करते हैं जब आपको पता हो कि आपका लोड कितना ज़्यादा या कम हो सकता है। चलो बताता हूँ। तो व्हाट्सएप के 2 स्टोरेज मैकेनिज़म्स हैं। सबसे पहला है व्हाट्सएप की अपनी डेटाबेस, जो व्हाट्सएप की डेटाबेस है। तो यहाँ हम बना रहे हैं आपकी डेटाबेस, और मैंने आपको क्या बताया था, हम AWS में काम कर रहे हैं। जब भी आपके पास लोड ज़्यादा या कम होता है तो हमेशा आप इस्तेमाल करते हो NoSQL डेटाबेस, ठीक है, जो कि अमेज़ॉन की सबसे पॉपुलर है, वो है DynamoDB। तो हम यहाँ पे जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम DynamoDB इस्तेमाल करेंगे आपके पास, ठीक हो गया। ये आपकी डेटाबेस है जो कि कनेक्टेड होगी तीनों सर्वर्स के साथ, बट इस डेटाबेस के भी अवेलेबिलिटी जोन्स 3 होंगे जो आपके सर्वर्स के अवेलेबिलिटी जोन है, ठीक है। तो ये भी 3 अवेलेबिलिटी जोन में आपके पास अवेलेबल, और बेसिकली समझो कि ये 3 डेटाबेसेस हैं, एक नहीं है, ठीक है। मैं एक ही बनाई बिकॉज जगह थोड़ी है, तो ये 3 है, ठीक है। यहाँ से मैसेज आया, अब देखो इतना सिस्टम डिज़ाइन हो गया कि यहाँ से मैसेज आया, क्यू में गया, इधर प्रोसेस हुआ, इधर स्टोर हो गया, और यहाँ से वापस वेब सॉकेट के थ्रू एलिस को चला गया। ये आपकी मैसेजिंग फंडामेंटल जो 1-to-1 मैसेजिंग है ना, वो यहाँ पे कवर हो जाती है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें इसके अलावा कुछ नहीं। मैसेजेस सेंड किस तरह से होते हैं, अगर आपको ये मैकेनिज़्म समझना है तो वो सेंड होते हैं JSON में। तो यहाँ पे आपको अगर JSON का पता हो, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता व्हाट्सएप किस तरह मैसेजेस को ट्रांसफ़र करता है। कुछ लोग कहते हैं कि JSON नहीं है बल्कि वो बाइनरी है, ठीक है। मुझे कंफर्म नहीं पता, मैंने कभी आज तक किसी ब्लॉग में टेक्निक पढ़ा नहीं है आज तक कि व्हाट्सएप का जो फॉर्मेट है मैसेजिंग का वो क्या है। लेकिन जहाँ तक हम बना रहे हैं सर्विस, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे JSON फॉर्मेट को। तो जो मैसेज का फॉर्मेट होगा वो JSON होगा, यानी कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। तो वो इससे मैसेज जाएगा, यहाँ पे स्टोर होगा। अब ये देखो फंडामेंटल मैसेजिंग हमने बना ली, मैसेजिंग कंप्लीट होगी, स्केलेबल है, हर चीज़ यहाँ पे स्केल की जा सकती है हॉरिजॉन्टली, रेजिलिएंट है बिकॉज कहीं भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, ठीक है, कुछ भी, बिकॉज 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। तो अगर एक में चली हुई है तो ऑटोमेटिकली AWS इन 2 का एक और रेप्लिका क्रिएट कर देता है जो कि 3rd अवेलेबिलिटी जोन में होता है। तो इस तरह क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपके AWS रेप्लिकास बनाता रहता है अनटिल अनलेस कि आपके सारे रेप्लिकास फेल हो जाएँ, जो कि कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। सिक्योर है बिकॉज हर चीज़, अभी आपको जब एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पे लेके जाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप की सिक्योरिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, और कोई भी हेडक्वार्टर व्हाट्सएप का बंदा आपकी चैट्स नहीं पढ़ सकता। तो लोग जो मीम बनाते हैं वो सिर्फ मीम्स हैं, रियलिटी ऐसी नहीं है। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव है बिकॉज हमारी मोस्टली सर्विसेज सारी की सारी सर्वरलेस हैं, ठीक है, सवाई EC2 इंस्टेंस के। लेकिन इसको भी हम कवर कर सकते हैं अगर हम इस चीज़ को लैम्डा पर डाल दें। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि वाई EC2 इंस्टेंस, तो आप इसे कहना है कि बेसिकली जब आप कस्टम बैकएंड लिख रहे होते तो EC2 इंस्टेंस बेस्ट वे है कस्टम बैकएंड लिखने का। तो आपको हमने मैसेज प्रोसेसिंग करनी है ना, मैसेज प्रोसेसिंग जो है वो आपकी होती है हार्डवेयर लेवल पे। वो अगर मैं आपको टास्क क्यू समझाऊँ ना ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे, तो वो बड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगी चीज़। मैं कम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ बस आप आराम से समझो कि हार्डवेयर लेवल पे मैसेजिंग जो प्रोसेस की जाती है ना, वो प्रोसेसेस के थ्रू की जाती है। अब आ जाओ व्हाट्सएप के ब्लॉग पे, मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट्सएप 1 मिलियन TCP कनेक्शंस अचीव कर चुका था 2011 के अंदर। वो बहुत पहले की बात है, आज से 13 साल पहले की बात है ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन अब आप देख लो हमने ये चीज़ें अचीव कर ली है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपको मैंने दिखाया ना डायग्राम, ये बहुत सिंपल डायग्राम है, मतलब ईजीएस्ट वे है आपको मैसेजिंग एक्सप्लेन करने का। लेकिन व्हाट्सएप का जो स्केल है ना वो इतना इंसेन है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, 2011 का व्हाट्सएप का ब्लॉग है, आप यहाँ पर डेट पढ़ सकते हो, 23 सितंबर 2011 में उन्होंने अनाउंस किया था कि वी यूजुअली डोंट यूज टू टॉक अबाउट आवर टेक्नोलॉजी स्टैक बिहाइंड व्हाट्सएप, बट टुडे वी वांटेड टू शेयर यू एन ऑसम माइलस्टोन वी हैव अचीव, ठीक है ना। ओवर पास्ट फ्यू मंथ्स वी हैव बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स टू आवर सर्विस टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस, अप टाइम एंड स्केलेबिलिटी। टुडे वी हैव tuned some knobs, shifted some traffic around to achieve 1 million established TCP sessions। ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मिलियन TCP सेशंस ऑन अ सिंगल मशीन। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा भी नहीं सकते कि ये मशीन क्या बला की चीज़ है। अगर आप सिर्फ इमेजिन करो, मैंने आपको बोला था TCP का सेशन 3-वे हैंडशेक में कंजेस्शन कंट्रोल के साथ अप्लाई होता है। तो अगर आप इस चीज़ को सिर्फ इमेजिन करो एक सेकंड के लिए कि आपके एक लैपटॉप पे
1 मिलियन TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश किए कि जहाँ से मैसेज इंटरचेंज हो रहे हैं। और ये उन्होंने देखो विद द मेमोरी एंड CPU टू स्पेयर, और अभी उनकी मेमोरी और CPU भी बचा हुआ है। ये व्हाट्सएप अचीव कैसे करता है मैं इस डिटेल में आपको नहीं लेके जा रहा, वरना मैं चाहता हूँ मैं लेके जाऊँ। मैं इन पर एक वीडियो शेयर करूँगा, वो देख लेना आपको समझ आ जाएगा। लेकिन ये भी बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है। बेसिकली यहाँ पे दो क्यूज़ होती हैं, जो कि एक प्रोसेस क्यू होती है और एक उसकी प्रोसेस क्यू होती है, जो कि दो प्रोसेसेस को मॉनिटर कर रही होती है दोनों साइड से, क्लाइंट साइड 1 से यानी कि एलिस साइड से भी और बॉब साइड से भी। और वो दोनों मेंटेन कर रहे होते हैं कि कब एलिस ऑनलाइन है, कब बॉब ऑनलाइन है। ये मैं भी आपको बताऊंगा जब हम ऑनलाइन वाला फीचर देखेंगे। लेकिन अभी आप समझो कि 1 मिलियन TCP कनेक्शन व्हाट्सएप ने एक मशीन के ऊपर अचीव किए थे 2011 के अंदर। ठीक है, अब आ जाओ 2012 के इनके ब्लॉग में। तो ये 2012 में देखो आप, ठीक है, उसी के ऑलमोस्ट आई थिंक 4 मंथ के बाद, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, 4 महीने वो, और जनवरी में आप दोबारा आ गए। जनवरी में उन्होंने आपको ब्लॉग लिख के दिया कि हमने 2 मिलियन TCP कनेक्शन अचीव कर लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ओपन सॉकेट्स, मैंने आपको बोला था ना वेब सॉकेट्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये सॉकेट्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ़ ओपन कनेक्शन जो एक पोर्ट के ऊपर कनेक्टेड है एक प्रोसेस के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 मिलियन से भी ज़्यादा है। और अगर आप यहाँ पे इनकी जो मशीन है उसके देखो तो 32 GB उस बेसिकली मशीन जिस पे ये 2 मिलियन TCP कनेक्शंस हैं, उसकी जो रैम है वो 35 GB है और उसकी CPU यूटिलाइजेशन सिर्फ 37% है। 14 GB एक्टिव मेमोरी इस्तेमाल हो रही है और 18 GB इनएक्टिव है। 4 के जो मेमोरी है वो वायर्ड है, यानी कि आपके कनेक्शन पे लग रही है, और कैश है 1 GB के करीब आपकी 9000 MB, यानी कि आई थिंक 9 GB के करीब आपकी जो मेमोरी है ना वो कैश्ड है। और ऑलमोस्ट 27 बेसिकली बफर में कैश है। तो बफर और चीज़ होती है, एक नॉर्मल कैशिंग और चीज़ होती है। ये जो बफर कैशिंग है ये आपकी OS लेवल की कैश होती है जहाँ पे चीज़ कैश्ड है। और 27 GB जो इनके पास है वो टोटल फ्री है। इन्होंने हार्डवेयर का नाम लिखा है इंटेल Xeon CPU और साथ 24 कोर AMD, और टोटल उसकी फ़िज़िकल मेमोरी और यूज़र मेमोरी। और उसके बाद उन्होंने सारा बताया हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ TCP कनेक्शन कितने हो सकते हैं, फाइल्स, ठीक है, और नंबर ऑफ़ बफर्स, ठीक है, सैम्पल्स उसको लेने की आप पढ़ सकते हो अगर आप एक नेटवर्किंग वाले बच्चे हो। तो यहाँ पे होस्ट कैश की लिमिट, हैश का साइज़, अभी हैश का साइज़ आपके एंड टू एंड इंक्रिप्शन में इस्तेमाल होता है, मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। बकेट लिमिट, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा ये पूरे का पूरा व्हाट्सएप का बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एयरलैंग में लिखा हुआ है। तो यहाँ अब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि ये बैक एंड किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो वो खुद अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का है वो सारा एयरलैंग में है। एयरलैंग जो है वो एक लैंग्वेज है जो कि 1990 से भी पहले बनाई गई थी आपके टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के लिए। जो VoIP आप इस्तेमाल करते हो आज फ़ोन करने के लिए, इतनी क्लियर आवाज़ आपको कैसे आती है, वो भी इतनी दूर केबलों से, उसके पीछे एयरलैंग थी उस वक्त। तो उस वक्त एयरलैंग को डेवलप किया गया था एज अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आज जो आपने एलिक्सर का नाम सुना होगा मेरे मुंह से कभी कभी, तो एलिक्सर जो है वो एयरलैंग के ऊपर ही बेस्ड है। एलिक्सर जो है वो दुनिया की फास्टेस्ट तरीन लैंग्वेज है एज वेब सॉकेट्स के अंदर। डिस्कॉर्ड जो है वो आपके 1 मिलियन ऑडियो कनेक्शंस हैंडल करता है एक एलिक्सर के सर्वर के थ्रू। एलिक्सर उसका बैकएंड है पूरा डिस्कॉर्ड का, जिस पे आप कंकरेंट का मतलब होता है एक साथ 1 मिलियन ऑडियो कनेक्शंस। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप ने 2012 में ब्लॉग लिखा था। तो अब आपको ये जो सिस्टम मैंने दिखाया है, ये जो इंस्टेंस है, ये व्हाट्सएप का प्राइमरी सर्वर अगर आप समझो तो ये एक फ़ोन से नहीं बल्कि 2 मिलियन डिवाइसेस से साइमल्टेनियस कनेक्शन ले रहा है अपने पास और उनको प्रोसेस करके आगे मैसेज सेंड कर रहा है। तो इसको सिर्फ आप सोच के देखो आपके दिमाग में, तो आपको समझ आएगा कि इंजीनियरिंग क्या होती है। सही है, हम जो पढ़ते हैं ना वो इंजीनियरिंग नहीं है, वो हम बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इंजीनियर्स नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ हम सिर्फ चीज़ों को डेवलप करते हैं देख देख के, पहले से बनी हुई चीज़ों को दोबारा बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो इंजीनियरिंग है ना वो ये है। तो उसके बाद आगे चलो डबल टिक्स के ऊपर। ठीक है, बेसिकली मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देता हूँ कि इसके अंदर सारा कुछ होता क्या है। आपका कोई भी है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, आप कोई भी उसमें ना एक प्रोसेसेस की आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप अगर ओपन करो ना विंडोज़ में, आई थिंक रिसोर्स मॉनिटर होता है, शायद लिनक्स में भी होता है, प्रोसेस ग्रेप की कमांड होती है अगर आपने कोई प्रोसेस को ओवरव्यू करना है। ठीक है, तो आप प्रोसेसेस को खोलना, वहाँ पे ना हर एक चीज़ का ना एक प्रोसेस चल रहा होता है। कोई भी सर्विस आपकी चल रही है वो एज अ प्रोसेस रन होती है। तो ये बेसिकली व्हाट्सएप क्या करता है, ये एक प्रोसेस क्यू बनाता है जिसमें एक यूज़र के सारे मैसेजेस जाएंगे लाइक बॉब के,
और उसके साथ वो एक सब क्यू बनाता है जो उसकी टास्क क्यू होती है, जिसमें एलिस का स्टेटस जाएगा कि कितने मैसेजेस एलिस को सेंड हो गए हैं, कितने नहीं हुए, कितने प्रोसेस हैं, कितने नहीं हैं, और एलिस का ऑनलाइन स्टेटस, एलिस अवेलेबल है कि नहीं, सब कुछ उस क्यू के अंदर डाला जाता है। और जैसे ही एलिस कनेक्ट करता है, जो दूसरी क्यू होती है एलिस वाली, वो एलिस को सेंड कर दी जाती है और बॉब वाले को अपडेट कर दिया जाता है। ये बहुत कम्प्लेक्स डिज़ाइन है, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है व्हाट्सएप की, लेकिन ये आपको मैं वीडियो दूंगा, वो देख लेना। डबल टिक्स पे आ जाओ आप। डबल टिक्स वैसे बहुत आसान है, इस चीज़ को देख के आपको डबल टिक्स खुद ही समझ आ गया होगा। जैसे ही आपका मैसेज यहाँ से SQS में जाता है ना, और वो EC2 इंस्टेंस को मिलता है, EC2 इंस्टेंस आपको बता देती है कि आपका सिंगल टिक का हो गया, ठीक है। जैसे ही EC2 इंस्टेंस सॉकेट के थ्रू एलिस को सेंड कर देती है तो वो डबल टिक हो जाता है कि अब आपकी दूसरा टिक हो गया। और जैसे ही एलिस सीन कर लेती है तो वो आपका टिक जो है ना वो कलर्ड हो जाता है। ये तीनों चीज़ें मैसेज की जाती हैं, किससे, नोटिफिकेशन से मैनेज की जाती हैं सारा कुछ, ठीक है। तो बहुत आसान है डबल टिक्स को समझना इसको देख के। इसके बाद लास्ट सीन कैसे पता चलता है, तो अब आपके पास एक और क्यू होती है जिसको आप हेल्थ क्यू कहते हो। ये बेसिकली ऑलमोस्ट हर सर्विस में ही होती है, ठीक है। जब भी आप बड़ा सिस्टम डिज़ाइन करोगे तो हमेशा आप एक हेल्थ क्यू बनाओगे जो कि सारी सर्विसेज को ना मॉनिटर करेगी। तो हेल्थ क्यू क्या कहती है, ये हेल्थ चेक करती है, ये हर एक सेकंड, ये जो भी व्हाट्सएप ने टाइम रखा हुआ है उतने टाइम में ना ये मॉनिटर करती है आपके हर डिवाइस को, जो कि डिवाइस कनेक्टेड है सॉकेट्स के थ्रू। बिकॉज मैंने आपको बोला ना कि जो आपके ये हैं जितनी भी डिवाइसेज हैं वो सारी वेब सॉकेट्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो वेब सॉकेट क्या है, मल्टी बेसिकली डुप्लेक्स प्रोटोकॉल है। डुप्लेक्स क्या होता है, टू साइड कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन है। तो दोनों क्लाइंट और सर्वर को पता होता है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो हेल्थ क्यू है ये बेसिकली बॉब के साथ कनेक्टेड है और ये भी आपके सर्वर के पास जा रही होती है। और इस सर्वर इस बेसिकली हेल्थ क्यू से ना ये पता चला आ रहा होता है कि आपका जो बॉब है वो कब ऑनलाइन था, कब ऑफलाइन था, सही है। इससे बेसिकली उसको आराम से पता चल जाता है कि बॉब भैया कब ऑनलाइन थे। तो इसी से व्हाट्सएप आपको शो करता है जो लास्ट ऑनलाइन के लास्ट लाइव एट दिस जो भी है वो बेसिकली इस हेल्थ क्यू से मॉनिटरिंग हो रही होती है सारी। तो ये आपके पास एक हेल्थ क्यू होती है जिससे आप लास्ट सीन पता चला रहे होते हो कि कोई भी डिवाइस जो है ना कब लास्ट सीन अवेलेबल थी। इसके साथ भी क्यू अटैच होती है, बेसिकली एलिस भी क्यू के साथ कनेक्टेड है बिकॉज एलिस भी मैसेज सेंड कर रही है, तो सारे के सारे क्यू से कनेक्टेड होते हैं। मैंने आपको वन वे करके इसलिए दिखाया था कि आपको अच्छी तरह समझ आए कि ये प्रोसेस पूरा चलता कैसे है, वरना ये टू वे होता है हमेशा। एलिस और बॉब दोनों कनेक्ट होंगे आपकी इस SQS क्यू के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ आपको ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि जब एलिस सेंड करेगी तो वो भी क्यू में ही जाएगा मैसेज, ठीक है। तो आ जाओ, अच्छा अब इसके बाद आ जाओ एंड टू एंड इनक्रिप्शन के ऊपर। तो यहाँ मैं समझाता हूँ बॉब और एलिस। एंड टू एंड इनक्रिप्शन जो है ना वो बेसिकली एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन, एसिमेट्रिक सिक्योरिटी का पार्ट है जिसमें आपके पास पब्लिक की और प्राइवेट की होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट्सएप क्यों हमारे मैसेज रीड नहीं कर सकता। बॉब के पास एक पब्लिक की है और एलिस के पास एक पब्लिक की है, और बॉब के पास एक प्राइवेट की है, एलिस के पास भी एक प्राइवेट की है। तो दोनों के पास एक पब्लिक की एक प्राइवेट की है। जब बॉब एलिस को मैसेज सेंड करता है ना तो वो एलिस की पब्लिक की को अपने पास लेके मैसेज सेंड करता है। लेट्स से जब बॉब ने मैसेज सेंड किया तो वो एलिस की पब्लिक की से एनक्रिप्ट करके सेंड करेगा उसे, ठीक है। और वो डीक्रिप्ट सिर्फ एलिस खुद कर सकती है अपनी प्राइवेट की के साथ, वरना वो मैसेज डीक्रिप्ट नहीं हो सकता। तो व्हाट्सएप के इंजीनियर्स क्या, पूरी व्हाट्सएप की टीम भी बैठ जाए ना, या व्हाट्सएप हेडक्वार्टर कोई भी बैठ जाए, वो मैसेज डीक्रिप्ट नहीं हो सकता जब तक उनको एलिस की प्राइवेट की नहीं पता होगी। इसी तरह जब एलिस मैसेज सेंड करती है तो एलिस उस मैसेज को एनक्रिप्ट करती है बॉब की पब्लिक की के साथ, ठीक है। देखो जब भी आप किसी को मैसेज सेंड करने लगते हो आपको सबसे पहला मैसेज व्हाट्सएप पे आता है कि आप दोनों का E2E इनक्रिप्शन जो है ना वो इस्टेब्लिश हो चुका है। उसका मतलब क्या होता है कि उस बंदे ने अपनी पब्लिक की आपको सेंड कर दी है और आपने अपनी पब्लिक की उसको सेंड कर दी है। अब दोनों की कम्युनिकेशन जो है ना उस पब्लिक की इनक्रिप्शन के ऊपर होगी और उसको डीक्रिप्ट कर सकती हैं दोनों की प्राइवेट कीज़। तो जब तक फेसबुक के पास बॉब की प्राइवेट की और एलिस की प्राइवेट की नहीं होगी, फेसबुक का कोई भी इंजीनियर इस मैसेज को डीक्रिप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। NSA CIA हो तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे अगर इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव से आप देखो तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन जो है ना वो अनब्रेकेबल है और कोई मैसेज आपका नहीं देख सकता, कोई आपकी वीडियो कॉल में नहीं घुस सकता, कोई आपकी वॉइस कॉल में नहीं आ सकता। आप जो मर्ज़ी बोलो वो चीज़ कभी भी डीक्रिप्ट नहीं की जा सकती, सही है। ये बात मेरी याद रखना, बिकॉज वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, उसकी प्राइवेट की सिर्फ आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका मीडिया, जो आप वीडियो सेंड करते हो या ऑडियो सेंड करते हो, जो भी इमेजेस सेंड करते हो, हर चीज़, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ। तो उसके लिए आपको मैंने बताया था आपकी और हमारी सबकी अजीज़ एक ही सर्विस है, उससे और बेहतर सर्विस और कोई नहीं है आपके पास। उस सर्विस का नाम है Amazon S3। तो यहाँ पे कहीं करके हम S3 बना लेते हैं, ठीक है ना, फ़ाइल अपलोड के लिए। बल्कि कहाँ बनाऊँ, रुको, इधर बना लेते हैं ताकि आपको आ जाए नज़र।
तो बेसिकली ये इस्तेमाल होती है फाइल कोई भी, यानी कि मीडिया अपलोड लिख लो ताकि सारा कुछ कवर हो जाए। जो भी आपने मीडिया अपलोड करना है वो हम करेंगे अमेज़ॉन S3 के अंदर। आपको पता है अमेज़ॉन S3 स्केलेबल है, रेजिलियंट है, सिक्योर है और कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही। इस पर लाइक मेरे ख्याल में 1 पीटाबाइट्स के डेटा पे जाके आपके कोई $250 बनते हैं। इतना डेटा तो किसी के पास भी नहीं होता आजकल जो नॉर्मल एप्लीकेशन आप बनाते हो, वरना व्हाट्सएप वगैरह के पास तो ज़ेटाबाइट्स में डेटा पड़ा हुआ है, ज़ेटाबाइट्स में, ठीक है। 10 के बाद 17 ज़ीरो लगा लो। अच्छा, तो उसके बाद जो आप मीडिया अपलोड हो गया आपका ऑडियो एंड वीडियो, इसके लिए आपके पास एक प्रोटोकॉल है, उसको VoIP कहते हैं, अगर आपने कभी इसके बारे में सुना हो, ठीक है ना। ये बेसिकली प्रोटोकॉल लिखा गया था कॉलिंग मैसेजिंग, आपकी जितनी भी मैसेजिंग है ना, लाइक जो आप कॉल करते हो, फ़ोन से भी करते हो, वो सारा VoIP है, ठीक है। तो आप VoIP प्रोटोकॉल पर हम क्या करेंगे, हम VoIP के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे अगोरा को। तो अगोरा एक API है, लेट मी शो यू अगोरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रियल टाइम वॉइस एंड वीडियो एंगेजमेंट, हम खुद से नहीं लिख रहे, बिकॉज मैंने आपको बताया हम लोग इस्तेमाल करते हैं थर्ड पार्टी सर्विसेज को। आपको हमेशा थर्ड पार्टी सर्विसेज इंटीग्रेट करनी आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो आप बहुत बड़े ख़तरे में। बीइंग अ बैकएंड इंजीनियर या डेवऑप्स इंजीनियर, आपका सबसे बड़ा जो काम होता है वो थर्ड पार्टी सर्विसेज को इंटीग्रेट करना होता है। तो रियल टाइम वीडियो एंगेजमेंट एंड वॉइस, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे अगोरा को, बिकॉज हम खुद का VoIP प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम खुद नहीं बना सकते, हमारे पास इंजीनियर्स की इतनी बड़ी टीम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑडियो और वीडियो मैसेजेस कॉल जो हैं वो हैंडल हो जाएंगी अगोरा के थ्रू, सही है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी अगर आपने गेम्स खेली हैं, आई थिंक काफ़ी सारी गेम्स हैं, यूनिटी का जो गेमिंग इंजन का जो चैट सिस्टम है, जब आप गेम बनाते हो वो पावर्ड बाय अगोरा है, ठीक है। जितनी भी रियल टाइम एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ पे आपको अवेलेबल है, रियल टाइम मैसेजिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग, सही है। एक छोटे से SDK में जो कि हर लैंग्वेज के लिए आपके पास अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन, वेब, विंडोज़, ठीक है, MacOS, मैकOS। तो आप इतनी लाइन ऑफ कोड के थ्रू आराम से विदाउट इम्प्लीमेंटिंग योर ओन वेब RTC। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये नहीं करना चाहते और आप कहते हो कि मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूँ या मेरे पास बहुत बड़ी टीम है इंजीनियर्स की और मैं चाहता हूँ मैं खुद से पूरा प्रोटोकॉल लिखूँ, तो उसके लिए आपके पास है वेब RTC, इसको आप पढ़ सकते हो। ये गूगल की इम्प्लीमेंटेशन है, बेसिकली ओपन सोर्स है लेकिन इनिशियली गूगल की तरफ से। तो यहाँ पे गूगल के कलर्स आपको नज़र भी आएंगे, ये गूगल का मटेरियल UI का पेज भी आपको नज़र आएगा। तो ये देखो रियल टाइम कम्युनिकेशन फॉर द वेब। अगर आप चाहते हो, आप बहुत पापी बच्चे हो और आपने खुद का प्रोटोकॉल पूरा लिखना है बैठ के, बेसिकली अगोरा का जो बैकएंड है वो सारा वेब RTC है, ठीक है। जितनी भी सर्विसेज हैं सारी वेब RTC को इम्प्लीमेंट करती हैं। तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो आज से ही वेब RTC को सीखना। देखो मीडिया डिवाइसेस, मीडिया कैप्चर्स एंड कंस्ट्रेंट्स, पीयर टू पीयर कनेक्शंस, रिमोट स्ट्रीम्स, डेटा चैनल्स, तो सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। फायरबेस के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। फायरबेस अलाउ करता है आपको कि आप रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बना सको फायर स्टोर के साथ या फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के साथ, सही है। उन्होंने आपको स्टार्टर किट भी दी हुई है, पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना बताया हुआ है, लोकल सर्वर पे सेटअप करना बताया हुआ है, और पीयर टू पीयर रूम, बेसिकली ये ग्रुप चैट सिस्टम है जो उन्होंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर, सही है, JS में। तो ज्वाइनिंग का रूम का कोड ये है। तो देखो कितनी छोटी लाइनों में आपने सारा कुछ कर लिया, बिकॉज ये गूगल का SDK है फायरबेस का। अगर आपको खुद इंप्लीमेंट करना है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। मीडिया डिवाइसेस, सबसे पहले समझो मीडिया डिवाइसेस क्या हैं, प्रोमिसेस और एसिंक अवेट दोनों में क्या फ़र्क है। नेविगेटर जो है ये आपके जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, यह आपकी वेब की एक API है, नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइसेस डॉट गेट यूज़र मीडिया। यह आपको अलाउ करेगा कि आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो जिसके अंदर रियल टाइम चैट होती है। डिस्कॉर्ड कह रहा हूँ, जूम, आपने जूम का नाम सुना, जूम ने अपनी खुद की इम्प्लीमेंटेशन की हुई वेब RTC की। अगर आप जूम का गिटहब ओपन करो तो आप उनका SDK मिल जाएगा जो कि जूम ने इम्प्लीमेंट किया हुआ आपके लिए ऑलरेडी। जियो ने अपनी मैसेजिंग ऐप जो बनाई है, वीडियो ऐप बनाई है, उन्होंने जूम की SDK पे बनाई है, बिकॉज जूम ने अपना सारा SDK ओपन सोर्स किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे आओ ना, ये देखो वीडियो SDK वेब, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्ड कस्टम वीडियो एक्सपीरियंसेस विद जूम कोर टेक्नोलॉजी। तो ये जूम ने पूरा NPM पैकेज बना के आपको दिया हुआ है। आप सिर्फ इस एक पैकेज से अपनी पूरी की पूरी वीडियो ऐप में जूम के लेवल की वीडियो क्वालिटी ला सकते हो जो कि जूम इस्तेमाल करता है। तो ओपन सोर्स की दुनिया इतनी प्यारी है, लोग हर चीज़ आपके लिए बना के ऑलरेडी रख चुके हैं। आपको सिर्फ ऐसा बैक एंड इंजीनियर या डेवऑप्स जो भी आप हो, फ्रंट एंड जो भी हो, इसको एक्सप्लोर करना है, सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है। यही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रह गई अब, और अगले 5 साल में ये और छोटी हो जानी है कि बिल्कुल ही सर्विसेज बना करेंगी थर्ड पार्टी पे। आज जितने स्टार्टअप्स आप देखते हो, कोई भी बंदा जो है ना वो खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करता, बिकॉज इतना टाइम नहीं है। अगर आप खुद से इम्प्लीमेंट करने बैठोगे तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो साल डिले हो सकती है, 6 महीने डिले हो सकती है। आपको इंजीनियर्स को बहुत पैसा देना पड़ेगा, बिकॉज ये वाले जो इंजीनियर जो इस तरह का कोड लिखते हैं वो थोड़े ही होते हैं,
वो 10-20 हज़ार में 2-3 लोग ही ऐसे होते हैं जो इस लेवल का कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो थोड़े से होते हैं, तो वो मिलने एक तो बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में, और अगर मिल जाए तो उनको सैलरी देना ये भी अपने आप में मसला है। तो लोग क्या करते हैं, आराम से इस तरह SDK उठाया, गिटहब पे जाके किसी भी बड़ी कंपनी का उठा के उसकी, ये जूम ने तो पूरी ऐप ओपन सोर्स की हुई है। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये आप देखो, मीटिंग का SDK जावास्क्रिप्ट के अंदर, एंगुलर के अंदर और व्यू के अंदर सब कुछ ओपन सोर्स है। आप जिस बैक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में काम करते हो उसका सैंपल उठाओ और ख़ुद की एक जूम ऐप बनाओ, मस्त, ठीक है। इन्होंने iOS का SDK भी दिया हुआ है और उन्होंने एंड्रॉयड का SDK भी दिया। मैं आपको एंड्रॉयड का भी दिखाता हूँ। तो आप कोटलिन के अंदर मस्त सी एक वीडियो शेयरिंग ऐप बना सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्तों के लिए, ठीक है। इन्होंने जो टेक्स्ट एडिटर है इनका, वो भी इन्होंने ओपन सोर्स किया हुआ है। तो काफ़ी, अगर आप ओपन सोर्स में जाओ तो यू कैन डू अ लॉट विद लेस कोड और लेस थिंकिंग। आयोनिक में भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन में यानी कि डेस्कटॉप ऐप में भी दिया हुआ है, मैक, यानी कि हर तरह का SDK इनका ओपन सोर्स है। तो मैंने आपको देखो 3 ऑप्शन बता दी। एक सिंपल VoIP वीडियो एंड ऑडियो इंप्लीमेंट करने की पहली ऑप्शन थी आपके पास, अगोरा इस्तेमाल कर लो। दूसरी ऑप्शन थी खुद बैठ के लिख लो सारा WebRTC। और तीसरी ऑप्शन थी जूम के SDK इस्तेमाल कर लो। और भी काफ़ी सारी कंपनी है जिनका SDK ओपन सोर्स है, तो आप उससे ये इंप्लीमेंट कर सकते हो आराम से। तो ये ऑडियो एंड वीडियो भी कवर हो गया, ये सब कुछ है, स्केलेबल है, रेजिलिएंट है, बिकॉज थर्ड पार्टी हैं, तो आपको इनमें से किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। हाँ, बस कॉस्ट इफेक्टिव में ये कि अगोरा में आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी दोनों में आपको पे नहीं करना पड़ रहा। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके यूज़र काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं तो इतना पे करना बनता है, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस के लिए आपको पे करना चाहिए। गेम्स के अंदर मोस्टली जो चैट होती है वो सारी अगोरा पावर्ड ही होती है, जो जितनी मैंने आज तक देखी है ना। तो उनको पता है कि उनके पास यूज़र आना है, तो वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो ये है आपका फंडामेंटल व्हाट्सएप का सिस्टम डिज़ाइन, जो आपको पता होना चाहिए। और इतना अगर आपको पता है ना, तो काफ़ी आपको एक अच्छा खासा अमेज़ॉन लेवल का इंटरव्यू क्लियर करवाने के लिए या कोई भी बड़ी कंपनी का सिस्टम डिज़ाइन राउंड क्लियर करने के लिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स और फीचर्स ये हैं, तो जितना मैंने अभी आपको बताया इतना बहुत है। हाँ, अगर इंटरव्यूअर, आप लेट्स से आपने अपनी एक्सपर्टीज़ बताई है ना, अपने रेज्यूमे में लिखा हुआ है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो VoIP के ऊपर हैं या आपके चैट मैसेजिंग पे हैं, फिर इंटरव्यूअर जो है ना वो आपको लेके जाएगा WebRTC के अंदर। फिर वो आपसे पूछेगा बताओ पीयर कनेक्शंस क्या होते हैं, रिमोट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, बताओ सिग्नलिंग क्या होती है, ठीक है, मल्टीमीडिया पार्सिंग कैसे होती है, कंप्रेशन कैसे होती है। तो ये अब आपसे पूछ सकता है अगर आपने अपने रेज्यूमे में, बेसिकली बड़ी कंपनीज़ का ना ये बेसिकली उनका प्रोसेस ही ये है कि वो आपसे एक जनरल इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद फिर जो आपने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट लिखे होते हैं या बताया होता है ना, एक्सपर्टीज़ एक्सपीरियंस होता है, वो आपको फिर उस चीज़ के अंदर ले जाते हैं। और वहाँ पे जाके मोस्टली पाकिस्तानी फेल हो जाते हैं, बिकॉज लोग रेज्यूमे पे बहुत कुछ लिख देते हैं, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। जब उनसे वो पूछा जाता है ना रियल में इन डेप्थ जाके कि बताओ ये चीज़ कैसे काम करती है, तो हम पाकिस्तानियों ने ना कभी भी इन डेप्थ चीज़ें पढ़ी ही नहीं। हम लोग ऊपर ऊपर रहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन देख के, यूट्यूब वीडियो देख ली, इम्प्लीमेंट कर लिया और समझा मुझे जी आ गया। हमें नहीं पता कि वो अंडर द हुड सर्विस कैसे काम करती है, क्योंकि हमारे पास ब्लॉग्स पढ़ने का या वो वाली वीडियोस देखने का जिसमें वो सारा बताते हैं वो टाइम नहीं है, तो हम वो पढ़ते नहीं। तो इसलिए पाकिस्तानी बहुत कम है गूगल में, फेसबुक में, अमेज़ॉन में, बिकॉज़ वो लोग जब आपको डेप्थ में लेके जाते हैं ना सॉफ्टवेयर की, वहाँ पे अच्छे अच्छे पाकिस्तानी फंस जाते हैं। बिकॉज़ हमें यूनिवर्सिटीज़ में और वैसे भी बाहर कंपनीज़ में भी कभी नहीं ये इस चीज़ पे मोटिवेट नहीं किया जाता कि आप इसके अंदर जाकर देखो कि ये चीज़ कैसे काम करती है। उसकी वजह ये है कि किसी को नहीं फ़र्क पड़ता, लोगों को प्रॉफिट चाहिए, पैसा चाहिए, उनको वो पैसा आ रहा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सीख रहे हो या आपने ख़ुद से अपने आप को ना रियलाइजेशन करवानी है। मेरी ये सीरीज़ का मकसद ही आपको वो रियलाइज़ करवाना है कि आप कितना कुछ मिस कर रहे हो। अगर आप 2 साल एक्सपीरियंस के बंदे हो और आपको चीज़ें नहीं पता, फिर तो बहुत ही मसला है ना कि आप 2 साल से इंडस्ट्री में हो लेकिन आपको फिर भी चीज़ें नहीं पता। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इन चीज़ों को समझो। ये बहुत आसान है, मैं कोई खुद से नहीं बोल रहा, आप सिंपल व्हाट्सएप का ब्लॉग खोल लो, आपको ये सारा मिल जाएगा। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली मेटा फॉर डेवलपर्स पे अगर आप जाओगे और वीडियोस पे जाओगे तो आपको काफ़ी सारी इनकी वीडियोस मिल जाएंगी, फेसबुक F8 की, ठीक है। तो ये आई थिंक रीड नाम है इसका बंदे का। तो ये बेसिकली व्हाट्सएप पे ना सर्वर साइड इंजीनियरिंग को देख, यानी कि बेसिकली कह लो कि जिस तरह हेड ऑफ इंजीनियरिंग होता है ना, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, वो है व्हाट्सएप पे सर्वर साइड का। तो ये कुछ आपको भी बताएगा कि 1 सेकंड में कितने मैसेजेस सेंड किए जाते हैं व्हाट्सएप पे। तो वो आप सुन लो, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। I'm Rick Reed. I'm from the server engineering team at WhatsApp. My completely fictitious self-appointed title is the Deputy Prime Minister for Throughput. So my day job is scalability, and I'm here to tell you a story of scalability through the lens of my experience at WhatsApp. Now, I assume there may be a few users out there, but just in case,
WhatsApp Messenger is a mobile messaging app that uses the data plan on your smartphone, allowing you to exchange text messages, share pictures, videos, audio files, documents, create group chats, make voice calls. Our mission at the company has always been to provide a simple, fast, reliable communications tool that would allow you to stay connected to all the people you care about, no matter where you or where they are in the world. And we are translated into 53 languages. Not too long ago, we announced that we had reached the amazing and frankly very humbling milestone of having more than 1 billion people using WhatsApp every month. Our users around the globe are sending over 42 billion messages every day, which if you average that out, that means almost 1 million messages every 2 seconds, which is just mind-boggling to तो आपने खुद सुन लिया, ठीक है। 2 मिलियन मैसेजेस पर सेकंड व्हाट्सएप को सेंड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू हेस्टिंग्स रीड, जो भी इसका नाम था मुझे भूल गया। तो ये व्हाट्सएप इंजीनियरिंग कोर लीड है सर्वर साइड का। तो आप इस तरह की वीडियोस देख के या ब्लॉग्स पढ़ के आप ये समझ सकते हो कि वो कंपनीज़ इतने स्केल पे काम कैसे करती हैं। और यकीन करो, जब आप जाओगे ना कंपटीशन पे, लाइक 10 लोग होंगे, उनमें से किसी एक को रखना होगा और आपको ये सब कुछ आता होगा ना, तो वो 10 में से एक आप होगे, ये आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये मेरे साथ हो चुका है 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई पूरी, लेकिन मुझे फिर भी इंटरनेशनल ऑफ़र्स होती है। मैंने काम ही इंटरनेशनल किया है। मैंने पाकिस्तान में सिर्फ आई थिंक 4 मंथ काम किया, वरना मेरा शुरू से जॉब इंटरनेशनल रही है। ब्लॉकचेन में रही है, बैकएंड में रही है, डेवऑप्स में अब है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो वो मुझे कंपनीज़ क्यों अप्रोच करती हैं जबकि मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूँ ना, वो वजह यही है कि मुझे ये सब कुछ पता है। उनके इंटरव्यूअर जो थी उसने मुझे कहा था कि हमें वो लोग नहीं चाहिए जो कि BST को इन्वर्ट कर सकें, हमें वो लोग चाहिए जो माइक्रो सर्विसेज को स्केल पे डिज़ाइन कर सकें, और आप उनमें से एक हो तो हम आपको प्रेफर करेंगे। मेरे साथ 4 लोग और थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, किसी का नहीं हुआ, और सब ग्रेजुएट्स थे। मैं एक अंडर ग्रेड था बीच में। तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बताता हूँ ताकि आप मोटिवेट हो। जब मैं कर सकता हूँ ना, तो कोई भी कर सकता है, सही है। तो समझो, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, यही टाइम है। बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो ज़िंदगी होती है ना काम करने की, वो 40 साल तक ही होती है। बात मेरी याद रखना, ये बहुत लोगों की ना मिसकंसेप्शन है कि हम 60 साल तक कमाएंगे। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो दिमाग है ना, वो क्रिएटिव रहता है 40 साल तक, उसके बाद नहीं। उसके बाद आप कह लो कि आपका वो डाउन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, कि जब आप बस फिर डिसीजन मेकिंग में चले जाते हो या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चले जाते हो, फिर आप वो कोड नहीं लिख सकते, सही है। तो कोशिश करो, ये आपके पास गोल्डन टाइम है, इसको यूटिलाइज़ करो। मैं ये लिंक आपको चैट में सेंड कर रहा हूँ इस टॉक का ना, जो मैंने अभी आपको दिखाई है। ये आप पूरी सुन लेना, तो आपके खुद ही दिमाग के थोड़े से तोते उड़ जाएंगे, सही है। हाँ, प्राइवेट की वैसे किसी भी तरह एक्सेस नहीं कर सकते, सही है। नो वे टू एक्सेस द प्राइवेट की, बिकॉज वो प्राइवेट की खुद एनक्रिप्टेड होती है। तो उसको वैसे भी अगर आप भी कर रहे हो तो आप उसको डीक्रिप्ट, बिकॉज उसका कोई मतलब नहीं बनता ना। वो एक सिंपल सा स्ट्रिंग होता है जो सॉल्टेड होता है। सॉल्टेड स्ट्रिंग्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं आपको बताऊंगा सॉल्टेड स्ट्रिंग्स के बारे में, हम एनक्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टोर ये की जाती हैं, आई थिंक डिवाइस पे की जाती हैं, ऑन डिवाइस स्टोर की जाती हैं, बिकॉज जितनी भी एनक्रिप्शन हैं वो मोस्टली व्हाट्सएप हैंडल करता है ऑन डिवाइस। लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, ये मैं कंफर्म करके आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि ये ऑन डिवाइस है ये डेटाबेस में। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये ऑन डिवाइस ही स्टोर की जाती हैं, सही है। तो और कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछो मेरे से।